टुडे इज़ द थर्ड सेशन ऑफ आवर सीरीज़ और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं पेपर 6 सेक्शन बी का, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक का नोट्स हमारे सामने है। तो इसमें भी सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस को डिफ़ाइन किया गया है शॉर्ट में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके इसका नोट्स बना के आपके सामने लाई हूँ। और एक्चुअली ये टॉपिक मेमोराइज़ करने का है, लेकिन किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने से पहले उसको समझना ज़रूरी होता है। समझना मतलब उससे फैमिलियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इसे चलिए अब इसे वन बाय वन हम देखते हैं, कवर करते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप अपने हिसाब से कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हो। बस इम्पॉर्टेंट है कि टॉपिक तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे पॉइंट ऐड किए हैं वो मैं बता देती हूँ कि देयर इज़ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वास्ट डाइवर्सिटी है और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, सिमिलर अपीयर होता है। और एनालिसिस से भी पता चला है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसका एबंडेंस है, ठीक है। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इसी से बने होते हैं और यही क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। तो इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर देंगे बायोमोलिक्यूल्स को और फिर हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बायोमोलिक्यूल्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स को फिर हम बताएंगे कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लिविंग टिश्यू से, वो सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। ऑल कार्बन कंपाउंड्स वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग्स और लिविंग थिंग्स दैट आर या दोज आर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इसे याद कर लेना। मैं बता दे रही हूँ। पहला पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक्चुअली देखो, पूरी लाइन को हमको याद नहीं करना रहता है, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के, ये 5 है। तो उसमें से आप शॉर्ट में याद कर सकते हो। समझ लो कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आपको याद सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखना है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्ड आपको याद रहेगा तो लाइन तो आप खुद फॉर्म कर लोगे, ठीक है। लाइन याद करने जाओगे तो पूरा का पूरा दिमाग से निकल जाएगा। तो पहला में याद करना ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर दूसरा में क्या है कि वे उनका शेप्स और जो उनका शेप क्या है, स्पेसिफिक है। शेप्स और डायमेंशन क्या है, उनका स्पेसिफिक होता है। तो आपको दूसरा पॉइंट में याद रखना है शेप्स एंड डायमेंशंस आर स्पेसिफिक, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा में आपको याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो तीसरा पॉइंट में क्या याद रखोगे, फंक्शनल ग्रुप। तो पहला में क्या याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा में शेप्स स्पेसिफिक होता है, डायमेंशन स्पेसिफिक होता है, और फंक्शनल ग्रुप उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको याद रहेगा तो आप लिख लोगे। फिर मेनी ऑफ देम आर एसिमेट्रिक। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एसिमेट्रिक, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि बायोमोलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स याद रखना है। तो 5 बायोमोलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और शेप से स्पेसिफिक, फंक्शनल ग्रुप और एसिमेट्रिक एंड बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स। हो गया ये पॉइंट कवर। अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में, सम इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को थोड़ा थोड़ा जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, दैट्स इट। और उसके बाद फिर है प्रोटीन के बारे में
कि ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारे बॉडी टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं। और फैट्स के बारे में क्या बताया गया है कि फैट्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स मीन्स इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनका रेशियो 3:1 में होता है। मतलब ट्राइग्लिसराइड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल से मिलकर के बने होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि ऑयल, फैट एंड लिपिड मोटे तौर से क्या है, मोटे तौर से तो हमको एक ही सब लगता है, ऑयल हो, फैट हो, लिपिड हो, लेकिन इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब फिर दिमाग में आएगा कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड आगे हमने कवर किया है, ठीक है, जब स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। यहाँ पे बस आप याद रखो, ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये रूम टेम्परेचर पे, एक मिनट, ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेज में रहता है। जो ऑयल है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज में रहता है, और जो फैट है ये सॉलिड स्टेज में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और लिपिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पहला बात तो हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर के बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर इस वर्ड में ही लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें आप डाल देना कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। फिर नेक्स्ट डाल देना टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पहला डाल देना मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड एंड देन पॉलीसेचराइड। माना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट वन इज मोनोसेचराइड। तो मोनोसेचराइड क्या होता है, सिंपल होता है, सिंपल शुगर होता है, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है CH2O। जो मोनोसेचराइड का फॉर्मूला CH2O एंड वेयर N कैन हैव 3, 5 और 6, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल में ग्लूकोज हो जाएगा, राइबोज हो जाएगा और इरिथ्रोज हो जाएगा। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इरिथ्रोलोज, राइबुलोज, फ्रुक्टोज। वहाँ पे मैंने राइबोज कहा था, इरिथ्रोज कहा था, ग्लूकोज कहा था, और यहाँ पे इरिथ्रोलोज लोज है, फ्रुक्टोज है। तो ये सब क्या है, मोनोसेचराइड ही है, ठीक है। लेकिन ये अंतर क्यों है, डिफरेंस क्यों है, यहाँ पे ओज और वहाँ पे लोज क्यों बोला जा रहा है। तो एक्चुअली वो मोनोसेचराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको ओज प्रोनाउंसिएशन उसका किया जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज, राइबोज एंड इरिथ्रोज। और कीटोन ग्रुप होगा तो इरिथ्रोलोज एंड राइबुलोज। लेकिन इसमें एक फ्रुक्टोज में भी कीटोन ग्रुप ही होता है, लेकिन इसको फ्रुक्टोलोज नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, ये ऐसा डाल करके लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको इसके बारे में डिटेल में पता है। और ये रहा उसका फॉर्मूला, इसको भी आप डाल देना, ठीक है। अब देखो डाइसेचराइड, मोनोसेचराइड ख़त्म हो गया। अब मोनोसेचराइड क्या था, सिंपल था, और डाइसेचराइड क्या है, डबल शुगर है। डबल शुगर है मतलब कि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेचराइड से बना होता है, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेचराइड से बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ेंगे ना, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है। इसका एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये हो गया डाइसेचराइड। अब आ जाओ पॉलीसेचराइड। पॉलीसेचराइड में क्या है, इसमें जो मोनोसेचराइड होता है ना, वो क्या करता है, सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन में जाता है। मोनोसेचराइड इसमें सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएगा, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एज अ रिजल्ट पॉलीसेचराइड इज फॉर्म्ड। तो क्लियर हो गया पॉलीसेचराइड। अब उसके बाद आ जाओ फंक्शंस।
कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन बहुत सिंपल है, वैसे भी हम बहुत जानते भी हैं इसके बारे में, एक बार देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमको पता है, तो पहला फंक्शन में इसको डाल देना। और दूसरा फ्लेवर एंड स्वीटनर्स। तीसरा है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर मतलब जो फाइबर हम डाइट के रूप में कंज्यूम करते हैं ना, तो वो क्या होता है हमारे जो हाँ इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक इसेंशियल डाइटरी फाइबर है। एक्चुअली होता है क्या है कि ये जो डाइटरी फाइबर होता है ना, खास करके देखो सेलुलोज है, हेमोसेलुलोज है, पेक्टिन है, म्यूसिलेज है, एक गम होता है, तो ये सब अनडाइजेस्टेबल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में या तो उसका ब्रेकडाउन होता है या तो उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये एक इसका हो गया इसेंशियल, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब उसके बाद एक और है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सेलुलर रिकॉग्निशन प्रोसेस को भी करता है। सेलुलर रिकॉग्निशन सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू को ही ऐड नहीं करता, बल्कि सेलुलर रिकॉग्निशन में भी मदद करता है। तो और ये हो गया इसका डायग्राम, ये डायग्राम ज़रूर डाल देना, ठीक है। ग्लूकोज का डायग्राम है, मतलब ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, और ये राइबोज का जो स्ट्रक्चर है इसको डाल देना, इससे अच्छा नोट्स बनेगा। और दैट्स ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन। तो अब प्रोटीन को देखते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का एक लंबा चेन होता है, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड से मिल करके बना होता है, और सारे एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और इसका शेप जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। बस इतना प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके, और उसके बाद देखो वहाँ पे मैंने ना स्ट्रक्चर वगैरह डाल दिया है, आप इसको मत डालना। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो मैंने भी बताया कि पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, इसमें 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, एज अ रिजल्ट प्रोटीन इज फॉर्म्ड। ये सब लिखने के बाद फिर आप इसको बताना, ये फॉर्मूला बताने के बाद उस स्ट्रक्चर को बताना, ठीक है। मैंने उसको पहले लिख दिया है। तो इसमें आ जाओ, देखो फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन, ये अमीनो एसिड का जो फॉर्मूला है, तो इसमें क्या है, सी जो है कार्बन के जो चारों बॉन्ड है, तो ये COH से जुड़ा है एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड से NH2 जुड़ा हुआ है, तीसरा से हाइड्रोजन, और एक चौथा से R क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप है मतलब अगर R के जगह मान लो हाइड्रोजन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन एमिनो एसिड बन जाएगा। अगर CH3 यहाँ पे आ जाएगा तो एलानिन बन जाएगा, OH अगर यहाँ पे आ जाएगा तो सेरीन बन जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप का एमिनो एसिड बनता है, और ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये ज़रूर डालना है, इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बता देना। देर आर 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। ये इसमें इसेंशियल में ये तो हमको वैसे भी पता है, इसेंशियल माना जो कि हमारे बॉडी में जो सिंथेसाइज नहीं होता है, और कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। और नॉन इसेंशियल में बोल देना कि जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, और नॉन इसेंशियल और ये इसेंशियल। अब उसके बाद अमीनो एसिड्स है ऑन द बेसिस ऑफ pH। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ pH, दैट इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब देखो एसिडिक क्यों हो जाता है, बेसिक क्यों हो जाता है, न्यूट्रल क्यों हो जाता है, तो देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ। ये देखो COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ना एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर। तो जब COOH, जो COOH है, अगर A ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो अमीनो एसिड जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अगर NH2 मोर हो जाए, NH2 COH से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। जो एमिनो एसिड फॉर्म होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा,
न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल को देख सकते हैं। तो फिर आप एग्जाम्पल में ज़रूर डाल देना। एसिडिक का एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का लाइसिन और न्यूट्रल का वलीन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं 4 डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी जो होता है ना, वो 4 तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहला हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी, थर्ड वन इज टर्सरी एंड फोर्थ वन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और इसको डायग्राम भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो इसमें क्या होता है, 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक स्ट्रेट चेन होता है इसमें। ठीक है, इसमें एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है, 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा प्लेटेड होता है। तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड ही जुड़ा हुआ रहता है, अल्फा हेलिक्स में भी और इसमें भी। ठीक है, और इसको मैं डायग्राम एक बार आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली इसका डायग्राम सबसे लास्ट में ऐड हो गया है। ये देखो, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, एक मिनट, हाँ, ये जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो टाइप ऑफ एमिनो एसिड है। इसमें देखो एक स्ट्रेट चेन ऐसे बन गया है, और ये देखो अल्फा हेलिक्स, ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है, ये अल्फा हेलिक्स है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन दोनों का शेप क्या है, डिफरेंट है। और इसमें बीटा प्लेटेड, देखो ये प्लेट जैसा है, और ये आपस में ये बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया, तो ये जरूर डालना। ठीक है, प्राइमरी में इसको डाल देना, और सेकेंडरी में ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड को डाल देना। और ये देखो टर्सरी का स्ट्रक्चर है। और जैसे जैसे देख रहे हो, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी में हम जा रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है ना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। कितना सिंपल है, थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स हुआ, और ये थोड़ा सा तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, आप इसको ऐड करना। अब हाँ, तो फिर इसमें हमारा सेकेंडरी हो गया था ना, थर्ड देख लेते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या डालना है कि ये हमारा 3 डायमेंशनल व्यू देता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स था तो 3 डायमेंशनल व्यू देगा। इसमें सेवरल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड फोर्सेज आर प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर, एंड those are हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैंडर वॉल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइजेशन के लिए बॉन्ड जरूरी हैं। अब देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन, मल्टीपल जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। इतना लिख देना। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल जरूर पुट करना कि हीमोग्लोबिन इज क्वार्टर, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन हमको पता है कि क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, 2 होते हैं अल्फ़ा एंड 2 बीटा सब यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्रोटीन का फंक्शन। तो प्रोटीन का फंक्शन भी हमें लगभग पता ही है। कैसे पता है, हमें पता है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी है। तो ये डाल देना पहला पॉइंट में। उसके अलावा वैसे भी हम याद करें, रिकॉल करें तो हमें याद आएगा। एक तो हमें पता है हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, जो हार्मोन हमारे बॉडी में होते हैं, मैक्सिमम हार्मोन्स आर प्रोटीनेसियस इन नेचर एंड एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीनेसियस इन नेचर। मतलब एंजाइम कितने सारे फंक्शन को हमारे बॉडी में करता है, डाइजेशन में भी कितना रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोन्स जो होता है, इंसुलिन हार्मोन जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करके रखता है, ये सब प्रोटीनेसियस ही हैं। तो इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप डाल देना। एग्जाम्पल में हार्मोन में इंसुलिन डाल देना, एंजाइम में आप करना ट्रिप्सिन डाल देना। ठीक है, उसके अलावे तो ये 3 हो गया। उसके अलावे ये इंट्रासेलुलर ग्राउंड को
ग्राउंड मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, जो हमारा स्किन है ना, स्किन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। खास करके जो कोलाजन होता है, वो कोलाजन की वजह से हमारी स्किन जो होती है ना टाइट बने रहती है, उसको एक सपोर्ट मिलता है। जैसे जैसे कोलाजन कम होता है स्किन लूज होती है, और उसी को तो एजिंग कहा जाता है। तो वो कोलाजन प्रोटीन की वजह से होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, और क्या है, ये सर्टेन मॉलिक्यूल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हमने देखा था, तो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा करके सारे सेल तक पहुंचाता है, तभी तो सेलुलर रिस्पिरेशन हो पाता है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये स्टोर करने में भी हेल्प करता है, प्रोटीन स्टोर भी करने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है एक देखो, ऑल्सो यूज टू स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, और एग्जांपल में फेरिटीन दिया हुआ है। फेरिटीन क्या करता है, आयरन के साथ कंबाइन होकर के लीवर में स्टोर हो जाता है। तो आई थिंक फिर उसके अलावा और फंक्शन 2 है, जो कि एंटीबॉडीज। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी भी प्रोटीनेशियस ही होता है ना। तो एंटीबॉडी की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच पाते हैं, क्योंकि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उसको क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं। या तो डायरेक्टली किल कर देते हैं, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कंबाइन होकर के काम करते हैं। कंबाइन होकर कैसे काम करेंगे, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सराउंड कर देते हैं। सराउंड कर देंगे तब तक जब तक कि WBC उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, किल ना कर दे। तो इस तरीके से बहुत सारे इलनेस और इन्फेक्शन से हमको बचाते हैं, क्योंकि फाइट करते हैं। फिर उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, सेंसरी कुछ रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं वो सेंसरी रिसेप्शन की तरह एक्ट करते हैं। तो हो गया प्रोटीन का फंक्शन। तो आप ये सब डाल देना। और ए वही है जो मैंने आपको बताया था कि देखो, R वेरिएबल ग्रुप है, जहाँ पे H जुड़ जाएगा तो ग्लाइसिन हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा तो एलानीन हो जाएगा, ठीक है। और CH2OH जुड़ जाएगा तो सेरीन हो जाएगा। तो इस डायग्राम को आप प्रोटीन वाले में डाल देना। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रोटीन। एंड नेक्स्ट है फैट, ठीक है। अब फैट देखते हैं, फैट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एक इम्पॉर्टेंट फैट के बारे में बता देना कि हमारे डाइट का इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, क्योंकि हाई एनर्जी सोर्स है ना, और ये एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर्ड होता है, और ये इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है। कहाँ पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। और इसके अलावा लिपिड प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर के सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भाग लेता है। मतलब अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट या मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन है, तो क्या बताएंगे हम, लिपिड और प्रोटीन दोनों हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू चूज। तो लिपिड, और खास करके अगर लिपिड कौन सा लिपिड, विच लिपिड इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए तो बता देना फॉस्फोलिपिड। गॉट इट, ठीक है। चलो अब सिंपल लिपिड। अब फैट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट और लिपिड, एंड फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब देखो सिंपल लिपिड में क्या होता है, सिंपल लिपिड में होता क्या है कि इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल 3:1 के रेशियो में अवेलेबल होते हैं। 3:1 फैटी एसिड 3 और मॉलिक्यूल्स होगा उसका, और उसका जो होगा 1 होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो फैटी एसिड, सिंपल लिपिड में हमने देख लिया कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब देखो जो फैटी एसिड है इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, तो फैटी एसिड का फॉर्मूला है RCOOH। अब R में क्या होगा, R के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे कार्बन आएंगे,
कार्बन आइटम आएंगे। कितना? मैक्स मतलब 1 to 19 हो सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 19, इससे ज़्यादा कार्बन आइटम आर की जगह पे नहीं आ सकते हैं। अब इसका एग्जांपल में पाल्मिटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। अब ये 16 क्या लिखा हुआ है? ये नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है, ठीक है। मतलब पाल्मिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 16 और एराकिडोनिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन्स 20 होते हैं। अब सोचोगे 16 मीन्स आर के जगह पे नहीं, इंक्लूडिंग COH में एक कार्बन है ना, इस कार्बन को इंक्लूड करके ये 16 हुआ है, मतलब आर 15 है, आर के जगह पे 15 कार्बन आइटम है। और यहाँ पे देखो 20, हमने बोला है आर कैन हैव मैक्सिमम 19 कार्बन, तो यहाँ पे 20 है, मीन्स आर इज इक्वल टू 19 और 1 ई वाला कार्बन आ गया, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया? 20। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि मैक्सिमम फैटी एसिड में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो, या कौन सा फैटी एसिड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स या 19 कार्बन्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा एराकिडोनिक एसिड। अब इसमें एक और चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, ये जो सिंपल लिपिड जो होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड या तो प्रेजेंट होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अगर डबल बॉन्ड एब्सेंट है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड। हमने वहाँ देखा था ना कि फैट क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स हम सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल देखते हैं। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना और डाल देना, CH2OH CHOH CH2OH, ये हो गया। तो फैटी एसिड भी हो गया, ग्लिसरॉल भी हो गया, सिंपल लिपिड कंप्लीट। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या है? तो कॉम्प्लेक्स लिपिड में आपको याद रखना है कि फॉस्फोरस और सल्फर और नाइट्रोजन, प्रेजेंट होता है बिसाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सारे लिपिड में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अलावे जिसमें अगर फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स लिपिड कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है लेसिथीन, दैट इज फॉस्फोलिपिड, type of complex lipid. Lecithin means phosphorus containing lipid. Got it? चलिए, फैट हो गया हमारा। अब है functions of lipids, ठीक है। अब ये लास्ट बचा हुआ है हमारा, हमने और एक टॉपिक कवर कर लिया बस। अब ये देखो लिपिड को मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप शॉर्ट में मत लिखना। आप जब नोट्स बनाओगे या एग्ज़ाम में आएगा स्ट्रक्चर फंक्शन, तो मैंने 6 पॉइंट दिए हैं, इसको आप इलेबोरेट करना। मैं आपको यहाँ पे ओरली बता दूँगी क्योंकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि क्या क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। पहला क्या है लिपिड का फंक्शन? केमिकल मैसेंजर। तो इसमें क्या बताओगे? इसमें बता देना कि जो लिपिड्स होते हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मतलब वो एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। कैसे करते हैं? तो सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है उसके साथ अटैच होते हैं एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज दैट लीड्स टू एन एक्शन। क्लियर? तो इस तरीके से सिग्नल को कैरी करते हैं। फिर उसके अलावे नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज एंड प्रोविज़न ऑफ एनर्जी। स्टोरेज एंड प्रोविज़न ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जो भी फैट को हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो सारा फैट हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो जाता है, ठीक है, वो या मतलब सबका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, कुछ क्या होता है हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं या फिर जिस समय हम फास्ट पे रहते हैं उस समय पे वही जो डिपोजिशन है फैट का, वो क्या होता है, वही फिर एनर्जी रिलीज करता है।
तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि फैट लिपिड का स्टोरेज एंड एनर्जी के प्रोविज़न में इसका रोल होता है। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो फैटी एसिड क्या करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अब कैसे करता है, देखो स्किन के अंदर में ना, स्किन के अंदर में सबक्यूटेनियस लेयर होता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस, उसी में फैट का डिपोजिशन होता है। तो वो वही फैट क्या करता है, इंसुलेशन में भी हेल्प करता है, कोल्ड से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, फिर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। और एक्चुअली ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट, हाँ एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स, वन वाइट फैट एंड वन इज ब्राउन फैट। और जो ब्राउन फैट होता है ना वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, स्मॉल बेबीज, उनमें ना ब्राउन फैट होता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब है नेक्स्ट, तो वो बता देना यही सब, और क्या, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, ये तो आप बता ही दोगे। ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंजप्शन होगा फैट का, तो फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में, और एज ए रिज़ल्ट मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज अपीयर्ड। ओके, और फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, रोल इन इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में ना ये भी ना लिपिड या फैट के ज़्यादा कंजप्शन से क्या होता है ना, हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मीन्स ब्लड क्लॉट होता है। आप देखोगे ना आपके बॉडी में कहीं पे भी मतलब किसी भी पार्ट में ब्लड क्लॉट होता है, और उसकी वजह से अगर आपके पैरों में, हाथों में हो जाए तो वो मसल्स में भी पेन होता है आपको, और मतलब थकान फील होता है, और फीवरिश भी फील होता है। तो ये इन्फ्लेमेशन को कॉज कौन करता है, लिपिड करता है। तो लिख देना, लिपिड्स कॉज इन्फ्लेमेशन, पेन, फीवर एंड ब्लड क्लॉटिंग। और जितनी भी डिजीजेज है ना, चाहे कोई भी डिजीजेज है, मतलब मैक्सिमम डिजीजेज, वो सब इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होती है। चाहे कोई भी, बाद में वो डिजीज के रूप में आती हैं, लेकिन स्टार्टिंग कैसे होता है, इन्फ्लेमेशन ही होता है, ब्लड क्लॉट होता है, और हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो डिसरप्ट होता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, और इसके पहले वाला जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसमें भी हमने देखा है, जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था उसमें किस तरीके से प्रोटीन और लिपिड मिलकर के सेल मेम्ब्रेन बनाता है। तो यहाँ पे भी बता देना कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है। ओके, ठीक है। अगर तो हमारा टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो यू कैन डू कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।